हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आयुष्मान भव चैनल में। ठीक है, और आज हम बहुत महत्वपूर्ण लेके आए हैं एसआई सुपर टेट टेट है ना, एसएससी जीडी। ठीक है, जो भी यूपी ट्रिपल एस से संबंधित हिंदी के कुछ प्रश्न उत्तर हैं और हम आज आपको स्टार्ट करेंगे आदिकाल की रचनाओं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को ठीक है शेयर करें, ठीक है लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, आपके कमेंट हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए आप लगातार कमेंट किया करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताया करिए और शेयर करा करिए लगातार जानकारी को। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग आज पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने हमारी आदिकाल की वीडियो देखी होगी तो बहुत सारे प्रश्न वो सही कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको कुछ टाइम देता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, पूछा गया है कि सर्वकाचार किस कवि की रचना है। अगर जिन बच्चों ने ये हमारा वीडियो देखा होगा उनको ये पता चल जाएगा कि सर्वकाचार किस कवि की रचना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा देव सिंह। सर्वकाचार क्या है आपकी रचना पूछा जाएगा और उसका सही राइट आंसर क्या है, देव सेन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। दोहा कोश किसकी रचना है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। कौन है, स्वाम्बु की है। किसकी है, स्वाम्बु की। सॉरी, स्वाम्बु की नहीं है, ये किसकी है, सरहप्पा की है। किसकी है, सरहप्पा की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो किसकी रचना है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है शालिभद्र सूरी की। किसकी है, शालिभद्र सूरी की है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी है, शालिभद्र सूरी की है। परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, पूछा गया है कि परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य के रचना के रचयिता कौन है निम्न में से। तो आपको क्या करना है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो इंदु क्या है आपके परमात्मा प्रकाश व योगसार के क्या हैं आपके रचयिता माने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, वर्ण रत्नाकर के, इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। आपने लगातार इसकी प्रैक्टिस अगर कर ली तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने हैं, चाहे वो एस टेट हो, चाहे आपका एसआई हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो। ठीक है, या फिर वीडियो हो, ठीक है लेखपाल हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको इनमें से मिलते रहेंगे। ठीक है, वर्ण क्या पूछेगा, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, वर्ण रचना करके रचयिता कौन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ण के रचयिता हैं जो वो कौन है, ज्योतेश्वर ठाकुर हैं। कौन है, ज्योतेश्वर ठाकुर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग साथ साथ भी अपना टेक लगाते हुए चलेंगे। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, पूछा गया है भाषा सर्वेक्षण किसी की रचना है, तो आपको बताना है। तो ये ग्रेशन की है, जिन्होंने क्या करा था, कालों को डिवाइड कराया था। ठीक है, और चरण काल भी कहा था, क्या, आदिकाल को। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, आप भी लगा सकते हैं इसमें। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस्तवार दा लितलेतर, ठीक है, इंदुई। पूरा नाम क्या है, सॉरी एक मिनट, इसका पूरा नाम देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस्तवार दा लितलेतर इंदुई, हिंदुस्तानी, क्या है, हिंदुस्तानी। किसका लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, सॉरी किस में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना। तो ये जो लिखा हुआ है वो आपका किस में लिखा हुआ है आपसे पूछेगा, तो इसका लिखा हुआ है हिंदी में। किस में लिखा हुआ है, हिंदी में। और रचना किसकी है, तो गारसा दी तासी की है। गारसा, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, गारसा दी तासी। ठीक है, गारसा दी तासी की ये रचना है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास पूछा गया है। तो आप बताएंगे द मॉडर्न वर्निकुलर, ठीक है, लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान के रचयिता कौन है। ये सच्चे अर्थों में जो माना गया है हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास है, जो द मॉडर्न क्या है आपका वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता पूछे गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जॉर्ज ग्रेशियन रहेंगे। कौन रहेंगे, जॉर्ज ग्रेशियन, जिन्होंने कालों को क्या किया था, विभाजित किया था। अगली बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पूछा गया है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कौन सा, शिव सरोज। कौन है? शिव सरोज। शिव सिंह जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इनके नाम शिव सिंह से ही रचित है और इनका शिव सरोज है। तो हिंदी का ये साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं नेक्स्ट बात। 10वां प्रश्न थोड़ा सा कट गया है शायद। ठीक है, स्कैन करते हुए शायद कट गया होगा, तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि प्रश्न क्या था। तो इसमें आपका जो प्रश्न रहता है वो हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन तो इसमें है ही हमारे। ठीक है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान। नोट कर सकते हैं आप, लिख लो। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो आपके विद्वान हैं वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो रहते हैं चंद्रधर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है चंद्रधर पे, तो हम इसको राइट करेंगे कि चंद्रधर क्या माने गए हैं, पहले जो उत्तर अपभ्रंश है ना उसको पुरानी हिंदी इन्होंने सबसे पहले कहा था। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है ही। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने हमें आपका क्लास देखा होगा हमारा, या हमने क्लास में पढ़ाया होगा, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया होगा, या ऑनलाइन क्लास में भी हम इस चीज़ को सारे में बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले मेरे हिसाब से आप सभी ने टिक कर लिया होगा। कौन है? तो राहुल शंकरताइन है। कौन है? राहुल शंकरताइन है। आप लोग होशियार हैं, काफ़ी बता चुके होंगे इसे तो। ठीक है, अगला, युक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते हैं, तो उनको आपको कम से कम प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तो उपयुक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो दामोदर शर्मा जो हैं वो क्या हैं आपके उक्त व्यक्ति के क्या हैं, रचयिता हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है, अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है, तो इसको आपको ध्यान रखना कि अपभ्रंश जो व्याकरण है उसके रचयिता कौन माने गए हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना, हेमचंद माने गए हैं। कौन माने गए? हेमचंद। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? देखो, मिश्र बंधु में 3 लोग हमने बताए होंगे आपको, उनकी रचना कौन थी? मिश्र विनोद थी। तो यहाँ पर आपकी आ गई होगी। अब इसने देखो क्वेश्चन कहाँ से क्रॉस करके पूछा है कि इसकी जो रचना है उसमें कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, ये आपसे प्रश्न क्या करा है, पूछा गया है। ठीक है, क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है कि 4 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? मेरे हिसाब से आप सभी को याद होगा, आप सभी फटाफट आ जाइए और लगा दीजिए टिक इस पर कि कौन सा टिक होगा। ठीक है, और हम आपको देखिए कुछ टाइम देते हैं, आप ध्यान से बताएंगे कि संधि काल को हमने पढ़ा रखा है, आपको ऑफलाइन क्लास में भी बता रखा है और आपको ऑनलाइन वीडियो में भी, हिंदी का वीडियो जो हमने आपको आदिकाल, हिंदी का आदिकाल पढ़ाया था उसमें भी इसको बता चुके हैं। तो सभी बच्चों ने मेरे हिसाब से राइट लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आप किसे बताओगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही जो आपके काल हैं उन्हें 5 भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था। 4 भागों में डिवाइड किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं। आशुक कवि की रचना। आशुक कवि की रचना। आशुक कवि हैं और उनकी निम्न में से आपसे रचना पूछी गई है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चंद्रवाला रास। चंद्रवाला रास जो है वो आशुक कवि की रचना है, ध्यान रखना है। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको सारा याद हो जाएगा और आप महायोद्धा बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पामचर्यु के रचयिता कौन है? ओ हो, तो आपको सभी को पता होगा, ये पामचर्यु सभी को रटी हुई रहती है। तो कौन है इसके? स्वाम्बु हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। शब्द अनुशासन के रचयिता कौन है? शब्द अनुशासन के रचयिता कौन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो ये कौन है? शब्द अनुशासन, हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके आप देखोगे, आपको सारे याद हो जाएंगे ये। ठीक है, अगली बात करते हैं। पाहुड़ दोहा, ये हम आपको लिखवा चुके हैं रचना, आपको वीडियो में भी बता रखा है और आपको ऑफलाइन में बता रखा है। तो आप शायद मेरे हिसाब से अब तक लगा चुके होंगे कि पाहुड़ जो दोहा है वो किसकी रचना है। पाहुड़ दोहा जो है वो किसकी रचना है, तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे। कौन है? राम सिंह की है। किसकी है ये? राम सिंह की है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, किसकी है? राम की है। क्या है? राम की है। अगला, प्राकृतिक पैगलम किस कवि की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे ध्यान रखना। प्राकृतिक पैगलम SI के बैच में ही आप करा चुके हैं। हम आपको प्राकृतिक पैगलम
किस कवि की रचना है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे लक्ष्मीधर की रचना है। किसकी है? लक्ष्मीधर की रचना है। ठीक है। रण कुमार, शायद मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, इसमें एक बार मैं चेक कर देता हूँ आपको कि इसका सही क्या होगा। तो 21 का, अच्छा ये इनका नाम ही इस तरह से लिखा हुआ है। पहला नाम ऐसा मिला है जो किससे स्टार्ट हुआ है? ड़ा से स्टार्ट हुआ है। तो रणय कुमार हैं, ये क्या है? रणय कुमार हैं। रणय कुमार चरयू के रचनाकार कौन है ना? चरयू के रचनाकार कौन है? देखिए ये पहला ऐसा शब्द मिला जो रा से स्टार्ट हो रहा है, जबकि आज तक हिंदी शब्दकों में राट से कोई शब्द स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा लग रहा है मुझे। तो रण कुमार चरयू के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? तो बताऊंगे पुष्प दत्त हैं। कौन है? पुष्प दत्त हैं। ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मैं लिखवा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो आप मेरे सभी जो बच्चे हैं वो इस पर टिक मारें और अपना जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करें कि इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। विद्यापति होंगे, भट्ट, केदार होंगे, केशवलाल होंगे, मधुकर होंगे। मेरे हिसाब से मधुकर तो हमने सुने भी नहीं है, केशवलाल भी नहीं सुने। विद्यापति और भट्ट के दरम्यान से आप लगा सकते हैं कि जो जय मयंक जस चंद्रिका है वो किसकी रचना है? तो आप इसका राइट आंसर कौन लगाएंगे? मधुकर कवि हैं। कौन है? मधुकर कवि हैं। आप लोगों ने सही आंसर लगाया हुआ मेरे हिसाब से। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन के रचनाकार कौन मारे गए हैं? तो ये आपको लोग ध्यान रखना है। तो इसका कौन है? जिनदत्त सूरि माने गए हैं। ध्यान रखना, कौन माने गए? जिनदत्त सूरि माने गए हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या करते हैं? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? से कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमारपाल ये रचना का नाम है। आपको बताना है कि इसके क्या है, रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? तो थर्ड रहेगा, सोम प्रभु सूरी हैं, वो आपके क्या हैं? इसके रचनाकार हैं। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? देखिए ये भी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप आराम से टिक लगा चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो आप सब ने क्या लगाया है टिक, हम भी आपको चेक करा देते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सब ने राइट आंसर लगाया होगा। ठीक है, चलिए जिन्होंने नहीं लगाया होगा वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। आदिकाल को वीर गाथा किसने कहा? बहुत बढ़िया बात है। किस आलोचक ने कहा? तो वीर गाथा किसने कहा? भाई साहब वीर गाथा के नाम पर एक ही व्यक्ति आते हैं और आपको शायद आप आंसर लगा चुके होंगे। आपका अभ्यास लगातार जारी है। और वो कौन है? आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है आपके? रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आदिकाल को सिद्धि सामंत काल। मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ, आपको ध्यान रखना। ये आपको बिल्कुल बोनस मिल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं और इसकी बात जो करते हैं, आदिकाल को सिद्धि काल किसने कहा, ये बात कही गई है। अब जब बात निकली है भाई साहब तो बिल्कुल टारगेट तक जाएगी और आप टारगेट बता चुके होंगे सिद्धि सामंत काल कहने वाले व्यक्ति कौन है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया आपने? तो आप, हम लग रहा है बिल्कुल राइट आंसर पे ही आप बैठे हुए हैं। बोले सर बताएं और हम उसे कैप्चर कर लें तुरंत। ठीक है, तो इसका कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, जिन्होंने सिद्धि सामंत काल कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी? और ये आप लोग तैयार हो गए होंगे और बता चुके होंगे। तो यह एक बार आपका आ चुका है 2019 वाले सुपर टेट में। तो बीजफन काल कहा गया। क्या कहा गया? बीजफन काल कहा गया। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो जो पश्चिमी हिंदी का विकास माना गया है वो किस अपभ्रंश से माना गया है? तो ये आपका माना गया है, वो किससे माना गया है? तो सौर सैनी से माना गया है। इसी सौर सैनी से क्या हुई? हमारी हिंदी का भी क्या हुआ है? प्रारंभ माना गया है। हमारी हिंदी किससे निकली हुई है? तो कहोगे अपभ्रंश के सौर सैनी से निकली हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं हम लोग, जब आपको कराएंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा। क्या है, अभी तो हम हिंदी साहित्य वाला पूरा पढ़ाने वाले पोर्शन है। चले, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? हिंदी, पूर्वी हिंदी रहेगा। कौन रहेगा? पूर्वी हिंदी रहेगा। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश में माना गया है? ध्यान रखना है, पूर्वी हिंदी का किस में माना गया है? तो अर्धमगधी माना गया, मगधी माना गया, पैतृ या ब्रचड माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? अर्ध मगधी में माना गया है। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको हल्के हल्के याद होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, और एक एक बूंद से, एक एक शब्दों से कारवा बनता जाएगा और आप सफलता की ओर लगातार
बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, एकदम लगे रहिए बस। ठीक है, अगली बात करते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस भाषा से है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पश्चिमी हिंदी से है। किससे? कौरवी का पश्चिमी हिंदी से है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अवधी बोली का विकास, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? ठीक है, क्या पूछा है? किस उपभाषा से हुआ है? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? तो आपको राइट आंसर बता देना है, और शायद आप लोग लगा भी चुके होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। तो क्या है? पश्चिमी हिंदी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है ना? खड़ी बोली का उद्भव उपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सौर सैनी और उत्तरी रूप से हुआ है। सौर सैनी किससे हुआ? उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? पूछा गया हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आपको 3 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 3 उपभाषाएं मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 3 उपभाषाएं मानी गई हैं। इसमें 3 दिया हुआ नहीं है। अच्छा, 5 मानी गई, सॉरी 3 ऑप्शन है, ये 5 मानी गई हैं। आपको ध्यान रखना, उपभाषाएं पूछेगा तो कौन मानी गई? 5। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? ओहो, बहुत अच्छी ध्यान से रखना है। हिंदी क्षेत्र, ये आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है और जो विवादित भी रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी बोलियाँ हैं। तो 18 बोली मानी गई हैं। कितनी मानी गई? 18। ओहो, 18 ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। हम लोग 17 पढ़ते हैं, लेकिन कितनी बोलियाँ मानी गई हैं? कुल बोलियाँ हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ कितनी हैं? तो 18 हैं। आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। अगर मान लो ये प्रैक्टिस सेट आप पहले से करे हुए होते तो आपके वो राइट आंसर पहले वाले चले जाते। ठीक है, तो देखो बहुत सारे प्रश्न आपको इनसे मिलेंगे, बाद में पछताना नहीं। एक बार जरूर देखिए इसको, लाइक अपने दोस्तों को भेजिए। ध्यान रखना, कमेंट जरूर करा करें। ठीक है, कमेंट से आपके हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, और नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, जरूर करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि आपको जानकारी ग्रहण हो रही है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी फटाफट अपलोड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी क्या है आपकी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? कितनी बोलियां आती हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप कहोगे कि 5 आती हैं उप बोलियां। ठीक है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपसे पूछा गया कि भोजपुरी जो है आपकी है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन दिए हुए दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आजमगढ़ है। ठीक है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? आजमगढ़। मैथिली का बोली का क्षेत्र पूछा जाता है कि मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली कोकिला जो विद्यापति को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, और सभी को आपको याद भी हो रहा होगा। तो मैथिली की बोली का क्षेत्र पूछा गया है, तो आप उसको बताएंगे कौन है? मुंगेर है। कौन बोला है? इनमें से क्या बताया गया? तो आप ध्यान रखना मुंगेर। आपको हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही मिल जाए, आप बिल्कुल एकदम राइट मार देंगे। ठीक है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली से है? किस बोली से है? कि ये संयुक्त रूप से किस बोली से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन है? किससे संबंध है? ये भोजपुरी से। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा जो विज्ञान है उसमें उपभाषाओं को हिंदी माना गया है, ये पूछा गया है। तो आपको राइट बताना है कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को माना गया है, पूर्वी हिंदी व बिहारी को माना गया है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी या पहाड़ी को माना गया है। ये आपसे पूछा गया है, और मेरे हिसाब से आप लोग राइट आंसर मानने के तैयार होंगे। आप टिक लगाएंगे और इंतज़ार कर रहे हैं कि सर बताएं, और हमें क्या हो जाए? एकदम याद हो जाए। ठीक है, तो उसको तैयार रहिए। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। क्या है आपका? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि भाषा विज्ञान में प्रायः में से उपभाषाओं को किन किन को हिंदी माना गया है? तो पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को क्या माना गया है? भाषा विज्ञान में उपभाषाओं को हिंदी माना गया है। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, भाई साहब अगर पूछ ली, वाह वाह, जब जानकारी नहीं हो तो क्या बताएंगे हम। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर लगाएंगे आप। कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। गांठ बांध लो इसको। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी पूछ गई है, तो आप कहोगे 8 है। राइट रखना, आपसे पूछ सकता है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? कौन से व्यंजन नहीं थे जो अपभ्रंश में
नहीं थे, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर है आपका कौन से, डा और डा, डा और डा, ठीक है, जिसको ताड़न जाति भी कहते हैं और इसके क्या कहते हैं हम, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके अपभ्रंश में नहीं थे, ये आपको याद रख लेना है। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? चलिए ये हम आपको बता चुके हैं, फटाफट लगाइए। सर्वोच्चार का दोहा कोश, चार्यपद, योगचर्य, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? तो आप कहोगे श्रवकाचार, अभी बता चुके हैं कौन है, श्रवकाचार जो है वो उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन थे? वीरकाल किसने कहा था? आपको हमने कॉपी पे नोट करवाया है, आपको पढ़ाया है, हमने आपको वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से आपको राइट आंसर लगाना चाहिए, ठीक है। तो बताइए कौन राइट आंसर है? तो आप कहोगे विश्वनाथ प्रसाद, कौन है? मिश्र राइट आंसर है, ठीक है। हिंदी साहित्य के भिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हिंदी साहित्य के साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? प्रथम साहित्यकार कौन है? तो आपको इसका राइट आंसर मिल चुका होगा, आप लगा भी चुके होंगे, बोले सर हमें ये चीज़ याद है, तो तुरंत लगाया होगा आपने, कौन? ग्रियर्सन है। कौन है? ग्रियर्सन है, ठीक है, ध्यान रखना। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो इस बात का आपको राइट आंसर लगाना ही होगा कि इसमें कौन है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन रहेगा? अब्दुल रहमान है। कौन है? अब्दुल रहमान, ध्यान रखना, कौन है? अब्दुल रहमान है, ये आपको ध्यान रख लेना है। खुमार राशि को रचना, ओ देखिए आप कितने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमने कराए थे, देखिए आप मन खुश हो गया होगा, आपका मन बाग बाग हो गया होगा, बोले वाह सर क्या पढ़ा रहे हैं सही से, ठीक है। चलिए खुमार रासों का रचनाकार आप फटाफट लगा देंगे, आपको पता होगा, सभी मिलकर लगाएं और एकदम बोलें कि भाई सर ने तो हमें बता रखा है, हम तो इसको लगा के ही रहेंगे, ठीक है। तो कौन है? दलपत विजय हैं। कौन है? दलपत विजय हैं खुमार रासों के। आपका राइट आंसर जाएगा, आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड नाम से भी प्रचलित है? वाह क्या क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना। हमने आपको जब वीडियो बताया आदिकाल का बताया तो उसमें बताया कि आलाखंड से संबंधित कौन है, ठीक है, ध्यान रखना। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा हो आदिकाल का तो पहले वो जाकर वीडियो जरूर देखें। आयुष्मान भव चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, उसमें जाकर आप में देखेंगे तो वहाँ आपको आदिकाल मिल जाएगा, आदिकाल देख लेना, ठीक है, उसको पढ़ लेना। बाकी और वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताया करें, तभी मन करता है एक चीज़ एकदम वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से भी प्रचलित है? ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग लगा दिया होगा, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? मिल गया, देखो कौन है? परमाल रासो, ठीक है। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप नोट भी कर लिया करें अपनी कॉपी पर, तो आपको बार बार वो क्या रहते हैं, याद होते रहते हैं और बार बार वीडियो से प्रैक्टिस मार सकते हैं, ठीक है। निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है? गे रासो काव्य कौन सा है जिसको गाकर क्या होता है, गाया जाता है, उसे गे रासो कहते हैं। क्या बोलते हैं? गे रासो, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये भीसल देव रासो, भीसल देव रासो को क्या कहते हैं? गे रासो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनका गे रासो का मतलब क्या होता है? जिसको गा कर क्या करा जाता हो, पढ़ा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? गे कहते हैं। गे मतलब गाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम अटेंड कर लेते हैं, फिर हम आज अपना इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप आयुष्मान भव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो या आपकी जानकारी कैसी लगी, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। तो लास्ट आ रहा है, परमार रासों के रचयिता कौन है? लो ये तो आपको याद भी है, परमार रासों के रचयिता कौन है, ठीक है। तो हमारे ये हमने कराए हैं आपको, ठीक है, आपको याद होंगे, सही है। परमार रासों के रचयिता कौन है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट क्या आंसर है इसका। तो आप सभी के हमें लग रहा है मन में एकदम लड्डू फूट गया है, बोले सर ये तो हमें पता है, ये तो गलत हो ही सकता नहीं है। तो कौन है? जानिक हैं। कौन है? जनिक हैं, जनिक, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट इसी के दूसरे पार्ट के साथ हम मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, ठीक है।
और जब ये समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग भक्ति काल लेकर आएंगे फिर, ठीक है। अलग अलग आपको प्रैक्टिस सेट इस पे मिलते रहेंगे, आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।